नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली से सटे गुरुग्राम की खबर से, जहां नूह की आग अब यहां गुरुग्राम में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कल गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में 100 से 200 लोगों की भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना कल दोपहर की बताई जा रही है। इसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 70 में भी हिंसा हुई। यहां एक रिहायशी इमारत के करीब कुछ दुकानों और झुग्गियों में भीड़ ने आग लगा दी। प्रशासन ने गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी है और खुले में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। सोना सब डिवीजन के स्कूल भी आज बंद रहेंगे, लेकिन गुरुग्राम के दूसरे इलाकों के स्कूल आज खुले हुए हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। इधर आज गुरुग्राम के मानेसर में एक महापंचायत भी बुलाई गई है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और वहीं गुरुग्राम सेक्टर 70 में कुछ कबाड़ की दुकानों में कल रात आग लगा दी गई। उन्हीं में से एक दुकान में सुबह फिर से आग भड़क गई। लगी हुई आग को दमकल बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा उस जगह पर मौजूद हैं। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मैं गुरुग्राम के सेक्टर 70 में हूं। सोमवार को जो हिंसा नूह में शुरू हुई थी, उसकी लपटें अब गुरुग्राम तक भी पहुंच गई। मंगलवार रात को यहां सेक्टर 70 में कबाड़ के गोदाम थे, यहां पर जो है आग लगा दी गई। हालांकि रात को जो आग लगी थी वो बुझा ली गई थी, लेकिन अब ये आग जो है यहां पर दोबारा भड़क गई और उसके बाद में ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है आग को बुझाने के लिए। ये बताया जा रहा है कि 2-3 कबाड़ की दुकान थी और एक पंचर की दुकान थी, जिसमें रात को यहाँ पर आग लगा दी गई। सर, आपका क्या नाम है? सर हरीश जी, थोड़ा बताइए कि किस टाइम रात में यहाँ पे आग लगी थी? सर करीबन 12 बजे के आसपास ये आग लगी थी। अच्छा। हमारे को जैसे सूचना मिली, हाँ। और फायर ब्रिगेड को मौके पर आके सर इसको बुझा दिया गया था। अच्छा, तो ये दोबारा से अब अभी आधे घंटे पहले तो दोबारा से ये हवा चलने के कारण जो गत्ते में आग लगी हुई थी, हाँ। अब ये सर दोबारा फिर आग लग गई है अपने आप ही। तो ये कितनी दुकानों में आग लगी है यहाँ पर? सर ये 2-3 तो ये दिख रही है कबाड़ की। ये एक ही दुकान है सर शायद। अच्छा, ये एक ही। अच्छा, एक ही दुकान, एक आगे भी है? थोड़ी आगे की सर। अच्छा, ये एक तो कबाड़ की है, पंचर की भी दुकान भी बताई जाती है? नहीं, यहाँ तो पंचर की नहीं है सर दुकान। अच्छा, कबाड़ की दुकान है। अच्छा, कबाड़ की दुकान है। तो यहाँ पर कबाड़ की दुकान है जिसमें ये आग लगी और रात में बुझा ली गई थी, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे सामान पड़ा होगा और कुछ आग अंदर धधक रही होगी। हवा चली जिसकी वजह से फिर से ये जो निशान है या आग की लपटें हैं फिर से यहाँ दिखाई देनी शुरू हो गई। दरअसल ये एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि किस तरह से इस पूरे इलाके में, चाहे गुरुग्राम हो या नूह का इलाका हो, सारे में शांति तो बनती हुई दिखती है, लेकिन कहीं से फिर माहौल खराब करने वाली स्थिति आ जाती है। और यही होता हुआ दिखाई दिया कि सोमवार को हिंसा हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब शांत हो गया है, कई गाड़ियां फूकी गई थी, लेकिन उसके बाद मंगलवार को सब शांत लग रहा था। लेकिन रात होते होते यहाँ पर फिर कुछ कबाड़ की दुकानों में और एक पंचर की ऐसी छोटी सी दुकान थी जिसमें यहाँ पर आग लगा दी गई। और इस तरह से यहाँ पर जो आग लगी उसको बुझाने का काम बुधवार सुबह जो है वो जारी है। प्रशासन अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति बनाई जाए। लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति बनाए रखें, लेकिन बीच बीच में कुछ तत्व, जैसे जिस तरह से ये आग अचानक से भड़की है, दब गई थी आग, शांत हो गई थी, लेकिन अचानक भड़क गई,
इस तरह से ही इस पूरे इलाके का माहौल है कि शांत दिखता है, लेकिन कहीं से कुछ तत्व निकल आते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं और माहौल खराब हो जाता है। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा हम रुक कर रहे हैं यहाँ पर गुरुग्राम से शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आप वहां पर मौजूद हैं। नूह में जो हुआ उसका असर गुरुग्राम तक दिख रहा है। एक तरफ हालात यहाँ पर नाजुक हैं, सीएम खुद कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये हिंसा हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज एक महापंचायत होने जा रही है। आपके पास क्या जानकारी, क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए, पहले बता दूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुग्राम में जो कल हुआ है, खास तौर से जिस घटना की हम बात कर रहे हैं या सेक्टर 70 की बात कर रहे हैं, जहां पर ये देखिए ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, अच्छा खासा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। इसके बाहर जो सड़क किनारे दुकानें होती हैं, कबाड़ की दुकानें, अस्थायी दुकानें जो टिन शेड डालकर बना ली जाती हैं, यहाँ पर आग लगाने की घटना हुई है। और यहाँ देखकर ऐसा पता चलता है कि टारगेटेड किया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आग लगा दी है, क्योंकि आसपास की दुकानें जो हैं वो ठीक ठाक हैं। और ये मान लीजिए इस दुकान में आग लगाई है, फिर कुछ दुकान छोड़कर फिर आगे की दुकान में आग लगाई है। इससे पता लगता है टारगेटेड ये सब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री कह ज़रूर रहे हैं कि एक साजिश है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए, पुलिस को ये बताना ज़रूरी है कि ये साजिश क्या है। साजिश ये थी कि क्या पहले लोगों को भड़काया गया जिससे कि ये माहौल ख़राब हुआ, या फिर ये बाई चांस हुआ जिसके बाद में एक साजिश के तहत अब काम चल रहा है। तो इस साजिश किस तरह की है, इसका खुलासा होना चाहिए। आपने महापंचायत की बात की, महापंचायत रखी गई है मानेसर में, वो शाम को है और उस पर भी पुलिस प्रशासन की नज़र है कि कहीं उससे माहौल ख़राब ना हो। हालांकि कहने की बात ज़रूर है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कह रहे हैं कि शांति बनाए रखे हुई है और शांति बनते हुए दिखती भी है, लेकिन बीच बीच में जब ये घटनाएं होती हैं ये बताती हैं कि शांति बनते बनते भी कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के रडार से शायद वो बाहर हैं, इस वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, जहां हालात इतने नाजुक बने हुए हैं वहां और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में इस महापंचायत को क्या इजाजत मिल गई है क्या सरकार से? देखिए, अभी जो पंचायत करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी प्रशासन से बात चल रही है, लेकिन जहां तक माना जाता है कि सीमित दायरे के साथ में या कुछ शर्तों के साथ में प्रशासन जो है ये इजाज़त दे देगा, क्योंकि लोगों को आपस में बात करनी है और जब तक लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो तब तक ये भी समझा जाता है कि तब तक माहौल भी जो है वो शांत नहीं हो पाता है। लेकिन इससे समस्या कई बार ये भी आ जाती है कि बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा फैसला कर लिया या वहां नारेबाजी हो गई तो फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी प्रशासन बात कर रहा है और उसके बाद फाइनल जो है इस बात की पुष्टि होगी कि किन शर्तों के साथ इजाजत दी जा रही है, कैसे लोग अपनी पंचायत जो है वो कर सकते हैं। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालात पर आप वहां पर नजर बनाए रखें, लगातार शरद रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह से बता रहे हैं किस तरह के हालात। यहाँ गुरुग्राम सेक्टर 70 की तस्वीरें उन्होंने दिखाई, कल किस तरह से दोपहर में वहां जो कबाड़ की अस्थायी दुकानें वहां बनी हुई थी वहां पर हमला किया गया और हिंसा वहां पर हुई थी। कुल हालात जो हैं वहां पर चिंताजनक जरूर हैं। तो हरियाणा के नूह में सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा और गुरुग्राम को मिलाकर अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये पूरी हिंसा एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुई है। अगर षड्यंत्र के तहत हुई है तो सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि हिंसा किसने की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। सोमवार को पूरा दिन
और रात दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में सोहना इलाके में आगजनी, गोलीबारी, तोड़फोड़ और हिंसा चलती रही। देर रात अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। अनुमान के मुताबिक नूह और मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम को मिलाकर बलवाइयों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और लगभग 40 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया। प्रशासन के मुताबिक अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये षड्यंत्र किसने और कैसे रचा। जय गौ माता, जय श्री राम में ये वीडियो है मोनू मानेसर का, जो उसने 30 और 31 जुलाई को जारी किया था। इस वीडियो में वो लोगों से भारी तादाद में शोभा यात्रा में आने और मेवात पर चढ़ाई करने जैसी भड़काऊ बातें कह रहा है। बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। मोनू मानेसर भरतपुर के 2 युवकों जुनैद और नासिर की हत्या में वांछित है और फरवरी से फरार है। जुनैद और नासिर को मोनू और उसके साथियों ने अधमरा कर उनकी ही गाड़ी में जिंदा जला दिया था। सिर्फ मोनू ही नहीं, मोनू के कई साथियों ने इस यात्रा में लोगों को भड़काने के लिए भाषण दिए। फूल माला तैयार रखना। ये बयान फरीदाबाद के हिंदूवादी नेता बिट्टू बजरंगी का है, जिसने आग में घी डालने का काम किया। बताया नहीं, पूछा नहीं। उनके भी जब आप वीडियो देखेंगे आपको सारी। नूह के विधायक का कहना है कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के बयानों से लोग पहले ही गुस्से में थे और ये अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर यात्रा में आया है। वहीं से हिंसा शुरू हो गई। एक दिन पहले जो है ये बताया था कि आप इस बात के, कि हमें भी पता है इस बात का, लेकिन हम इस करेंगे। लेकिन हम समझते हैं अगर सही वक्त पे सही कदम उठाए जाते प्रशासन, तो इस तरीके की जो ये टकराव बना, जो ये यहाँ नूह में आके एक अफवाह और छोड़ दी गई या क्या है किसी चीज़ के लिए कि मोनू मानेसर यहाँ आ गया है, उससे ये स्थिति जो है ये जो उत्पन्न हुई उसमें हमें बड़ा समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की। हमने मोनू मानेसर को लेकर प्रशासन से भी सवाल पूछा तो प्रशासन ने भी माना कि मोनू मानेसर के बयान और उसके आने की अफवाह से हिंसा भड़की। सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस ने उसके हिसाब से तैयारियां भी कर रखी थी और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हिंसा हो सकती है। तैयारियां करी गई थी, नो डाउट कुछ कमियां रही हैं, उसी वजह से हिंसा हुई है और हम इसकी समीक्षा PHQ लेवल से और उच्च अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग करेंगे कोशिश की दोबारा इस टाइप की कहीं भी पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो पाए। ये यात्रा पहले निकल गई, मंदिर हो गई। मंदिर से जब होकर के आ रही थी तो यहाँ अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर आया है और वहाँ से माहौल ख़राब हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू हुई तो उधर से ही पत्थरबाजी शुरू हुई और पत्थरबाजी कब आगजनी में गोलीबारी में बदल गई पता ही नहीं चला। थाना फूंक दिया गया, सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी गई। प्रशासन लाचार खड़ा होकर देखता रहा क्योंकि तैयारी ही नहीं थी प्रशासन की। प्रशासन के पास आकर के विधायक लोगों ने बोला कि आप यात्रा निकलने की इजाज़त ना दें। मोनू मानेसर के बयान से लोगों में नाराज़गी है, प्रशासन ने नहीं माना। ना पर्याप्त फोर्स थी, ना इंटेलिजेंस, और सब कुछ यहाँ होता रहा। प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। खुद 2 पुलिस वालों की मौत हुई है और उसके बाद जब पैरामिलिट्री फोर्सेज आईं तो इस पूरे इलाके को में शांति बहाल की गई है। सवाल यही उठता है कि मोनू मानेसर पहली बात तो गिरफ्तार होना चाहिए, आरोपी है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। मोनू मानेसर और उसके गैंग के दूसरे लोग लगातार सांप्रदायिक बयान देते रहे, उनको रोका क्यों नहीं गया। उनके हैंडल्स डीएक्टिवेट या सस्पेंड क्यों नहीं कराए गए फेसबुक या ट्विटर से कह करके। नंबर 3, उनको पता था कि यात्रा निकल रही, अफवाह फैल सकती है, तो इलाके में कल जब यात्रा निकल रही थी तो इंटरनेट क्यों नहीं सस्पेंड किया गया। नंबर 4, यहाँ पर पुलिस फोर्स मौके पर तैनात पर्याप्त मात्रा में नहीं था। और विडंबना ये है कि भड़काने की बात करने वाला
न मोनू मानेसर आया और न बिट्टू बजरंगी। और इनके आने की अफवाह ने 5 की जान ले ली और न जाने कितनों का नुकसान कर दिया। नूर से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर आज चर्चा होगी और आज ही इसको पारित भी कराया जाएगा। बीजेपी ने अपने लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और आज पूरा दिन लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया है। इससे पहले कल हंगामे के बीच लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का यह विरोध पूरी तरह राजनीतिक है, क्योंकि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस के बाद अब बीजेडी ने भी दिल्ली बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे राज्यसभा में इस बिल की राह अब आसान हो गई है। संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया, जैसे ही राज्यसभा में आएगा ये हारेगा और बीजेपी इसके अंदर बुरी तरीके से मुंह की उसको खानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो भी डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास रखती हैं पार्टियां, वो सब इस बिल के विरोध के अंदर है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर जयपुर में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिला अत्याचार सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सचिवालय का घेराव करने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर अब सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है और एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि जोधपुर में गैंग रेप करने वाले आरोपी एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। तो यहां पर पलटवार किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ आज से इस पर रेगुलर सुनवाई करेगी। 5 जजों की संविधान पीठ में सीजेआई टीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ कुल 23 याचिकाएं हैं जिस पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे होने के ठीक 3 दिन पहले ये सुनवाई अब शुरू होने जा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से एक नया एफिडेविट दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद खत्म करने का एकमात्र रास्ता था अनुच्छेद 370 को हटाना। बात करते हैं अमेरिका की। वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की एक अदालत ने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों के पलटने की कोशिशों के लिए ट्रंप को आरोपी माना है। इस मामले में कल ट्रंप वॉशिंगटन के संघीय अदालत में पेश होंगे। पिछले 4 महीने में ट्रंप पर तीसरी बार आपराधिक मामला तय हुआ है। विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने, आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश रचने और बाधा डालने के साथ साथ अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेलीकॉप्टर ने किस तरह से हेलीकॉप्टर को उठाया। कल एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने एक निजी ऑपरेटर के AS-350 हेलीकॉप्टर को पंचतरणी हेलीपैड से उठाकर सुरक्षित पहुंचाया। काम आसान नहीं था क्योंकि यह हेलीपैड 11,500 फुट की ऊंचाई पर है और AS-350 AS-350 हेलीकॉप्टर जो है वो उसके पंचतरणी हेलीपैड से उसको हटा लिए जाने के बाद अब वहां से दूसरी उड़ानों का रास्ता साफ हो गया है।